अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अच्छा, आज ना हमने रिवीजन ही स्टार्ट कर देनी है और रिवीजन में आज हम ओवर एक टॉपिक्स देखेंगे जो बेसिकली आपके मिड टर्म से रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था मिड टर्म के टॉपिक का बताऊंगी आपको जो आपका फाइनल्स में आएगा। तो वो बेसिकली उन टॉपिक्स में ना इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स है जो आप लोगों ने स्टार्ट में लेक्चर्स पढ़े थे। लेट मी शो यू। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में उनका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर्स, डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन वगैरह जो पड़ी थी वो आ जाता है। इसके अलावा आपके पास एक मिनट, इसके अलावा आपके पास जो आपने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पढ़ा था ना वो रिपीट होगा। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का टॉपिक आएगा आपके पास, उसकी डोमेन, इसके अलावा उसकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये बेसिकली जो आपका मिड का टॉपिक है, ये टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा। ये पेपर मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि ऑन कैंपस पेपर होना है तो वो हार्ड कॉपी में उन्होंने यूनिवर्सिटी में बनाया, तो हम लोगों ने देखा कोई नहीं है। लास्ट टाइम देख लिया था क्योंकि हमने वो स्केड्यूल करना था आपके लिए। तो इस दफ़ा कोई आइडिया नहीं है पेपर में क्या आना है, बट दैट इज़ फॉर श्योर। थोड़े से तो टॉपिक हैं, हर टॉपिक में से सवाल आना है, ये तो 100% श्योरिटी है। ठीक है, आप लोगों ने टॉपिक ही 5 पढ़े हैं। एक आपका टॉपिक था ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें से क्वेश्चन लाजमी आएगा। एक आपका टॉपिक था कौन सा था, चेन रूल था मेरे ख्याल में, चेन रूल था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव था, मल्टीपल इंटीग्रल था, और कुछ भूल तो नहीं गया? बस ये टॉपिक्स हैं। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन की इंटरप्रिटेशन वो भी। ये सब टॉपिक जो हैं बेसिकली आपके कोर्स कंटेंट हैं और इन सबको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको पता है जो फाइनल टर्म का पेपर होता है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। मेरे हाल में 3 घंटे का शायद पेपर होता है आपका फाइनल का। काफ़ी मतलब टाइम होता है उसके लिए, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक होंगे। तो देख लीजिएगा, वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ, जो मिड के टॉपिक्स हैं सारे आने वाले उनको एक दफ़ा देख लेते हैं।
डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज को ध्यान से देखें। मज़ीद ये कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का जो बल्कि चेन रूल है, जो सिंपल सिंगल वेरिएबल का चेन रूल है, उसको भी देख लीजिएगा, उसके भी जो है रूल्स एक दफ़ा कंसीडर कर लें। तो थ्योरम्स वगैरह, सॉरी थ्योरम कह रही, फार्मूलाज वगैरह इतने तो आपके हैं नहीं, जो भी हैं वो एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं होंगे। तो एक आधा लाइक क्या है, प्रॉफिट वगैरह का फार्मूला है, या फिर आपके पास मल्टीपल इंटीग्रल का रूल है, जो उसका फार्मूला होता है, मतलब किस तरीके से आपने इंटीग्रेट करना है। ये फार्मूलाज गिवन नहीं होंगे, इनको आपने खुद ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई एग्जाम रिलेटेड आपका सवाल हो तो पूछ लें। कोई एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हो आपका? क्विज 5 के आपके मार्क्स जो हैं वो आप सबको मिल चुके हैं। अपना क्विज 5 एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। किसी भी बच्चे के अगर मार्क्स गलत लगे हुए हैं या उसका क्विज मार्क नहीं हुआ हो तो मुझे फ़ौरन से पहले बताएं। आज मैंने रिज़ल्ट सबमिट कर देना है क्विज 5 का। क्विज नंबर 5 जो है उसका क्विज आपको रिटर्न कर दिया गया है। अगर आपके मार्क्स उस पर या मिसिंग हैं या फिर आपके मार्क्स सही नहीं लगे हुए तो मुझे आपने बताना है, क्योंकि मैंने आज आपका मार्क्स जो है वो क्विज 5 के अपलोड करके सबमिट कर देने। मजीद आपकी आज असाइनमेंट की भी डेडलाइन है, फ्राइडे आपकी मैम असाइनमेंट की पोर्टल पे लग डेडलाइन। गई? नहीं, पोर्टल पे अभी नहीं लगे, आज ही लग जाएंगे, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो असाइनमेंट की आपकी आज डेडलाइन है, टाइम पर सबमिट करा दीजिएगा असाइनमेंट। सीपीज भी आपकी इसी वीक लग जाएंगी, देख लीजिएगा। उसमें कोई आर्ग्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से पता है क्लास में किस किसने पार्टिसिपेट किया है, किसने नहीं किया। जिसने नहीं किया उसकी सीपी फिर उसी हिसाब से लगेगी। अच्छा जी, अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, अपने अटेंडेंस सुनिएगा। अमीर अली, अमीर अली, हारिस इमरान, हारिस इमरान, वलीद हैदर, प्रेजेंट मैम। तलहा रियाज, प्रेजेंट मैम। बख्तावर निसार, बख्तावर निसार, तैयब बशीर, तैयब बशीर। मैम ये बख्तावर का ग्रुप में मैसेज आ गया है। जी जी, मुझे पता लग गया। आयशा इकबाल, ओजान इमरान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा, फवाद अहमद, तहरीम फातिमा, तहरीम फातिमा, मैम फवाद अहमद सैयद, प्रेजेंट। अच्छा, सैयद मोहम्मद हारिस,
हसीबुर रहमान, Present, ma'am. मोमिन सैफुल्लाह, मोमिन सैफुल्लाह, मुबीन महबूब, Present. मोहम्मद अरबाज, Present, ma'am. मिशगा, बुरहान, उसामा शहजाद, ईशा जलील, Present, ma'am. आमिर महमूद, जमाल अशरफ, Present, ma'am. अमीर हमजा, Present. मोहम्मद वासे, मोहम्मद वासे, मैम उसामा आपने मिस मैंने सबके नेम्स कॉल किए हैं, किसी ने अपनी अटेंडेंस खुद मिस की है, मैंने किसी का नेम मिस नहीं किया। नाम क्या आपका? उसामा शहजाद। मैम आपने मेरा नाम भी मिस किया है। Miss मेरा भी मिस है। कर दिया मैंने तुम लोग के नाम, तुम लोग के नाम आए भी नहीं हैं अब तक। बदतमीज ही हो वैसे तुम लोग, नाम अब तक आया भी नहीं फिजान है। अहमद ये मेरा नाम है। फैजान अहमद का मैंने नाम लिया भी नहीं, मैंने अमीर हमजा का बोला है और मोहम्मद वासे का बोला है। ओके मैम, मैम मेरी भी लगा दे। अच्छा, मोहम्मद वासे, जैन सफदर, जैन सफदर, उसामा मंजूर, प्रेजेंट मैम। फैजान अहमद, फैजान अहमद, अब्दुल राफे, प्रेजेंट मैम। अमीर हमजा, एहसन इकबाल, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। हैदर अली, Yes, ma'am. मोहम्मद सिद्दीक, Present, ma'am. लतीफ शाहिद, यस मैम प्रेजेंट। इस्माइल रजाक, Present, ma'am. हमजा इलियास कयानी, प्रेजेंट मैम। बीद, प्रेजेंट मैम। मिर्जा उसामा अली बेग, Present, ma'am. अब्दुल रऊफ, Present, ma'am. अली रेयान, राजा मोहसिन, अच्छा जिन बच्चों की अटेंडेंस 15 से क्रॉस कर गई है ना, मेरा नहीं ख्याल उनको एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने 50% सेमेस्टर की क्लासेस ली ही नहीं है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, वलीद आसिफ, Present, ma'am. महक अब्दुल सत्तार, महक अब्दुल सत्तार, मोहम्मद हमजा, Present, ma'am. मोहम्मद हमजा। ठीक है, मोहम्मद अहमद, रोल नंबर 149।
नहीं मेरी भी लगा देना हारिस इमरान। रुकिए, रोल नंबर 149 है। नहीं है। आयशा शाहिद, Present. अच्छा, अमीर अली, हारिस इमरान, प्रेजेंट मैम। तैयब बशीर, आयशा इकबाल, मोहम्मद उसामा, तहरीम फातिमा, मोमिन सैफुल्ला, मिशगा, मैम मम्मी ने मैसेज किया है। लगा दिए मैंने उसकी अटेंडेंस। मिशगा, बुरहान, उसामा शहजाद, आमिर महमूद, मोहम्मद वासे, जैन सफ्तर, अच्छा जी, फैजान अहमद, अमीर हमजा 343, मोहम्मद अली रेहान को तो है, लीव इट, महक अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अहमद। सभी अटेंडेंस हो गई है। जैसे तुम लोग लेट अटेंडेंस लगाते हो ना, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, बहुत ध्यान से मैंने नोटिस किया होता है इसको, कौन कौन ये वाली हरकत कर रहा होता है। लेट आके अटेंडेंस तो लग जाती है तुम लोग की, पर क्लास में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। खैर, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फाइनल टर्म है आपका, उसमें मिड से कुछ टॉपिक आएगा, कोई एक आधा। तो वो जो टॉपिक मिड से आएगा आपका, वो है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, जिसमें वेक्टर्स की डेफिनेशन वगैरह, मतलब कि उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका मैग्नीट्यूड, इसके अलावा वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना, मज़ीद आपके पास यूनिट वेक्टर, डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का टॉपिक आ रहा है, जिसमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की डोमेन भी आ जाती है, जिसमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के डेरिवेटिव भी आ जाते हैं और उनकी इंटीग्रेशन भी आ जाती है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं आपके जो मिड से रिपीट हो रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आपको अपना कोर्स कंटेंट तो पता है, वो मैंने बड़ी दफ़ा भी बोला है, और वो गिन के 5 टॉपिक हैं वो आपके पास हैं। तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं इसकी। मेरे ख्याल में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तीनों चीज़ें आपको आती हैं। ये भी मैं रिवाइज एक दफ़ा करा दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, जी जी। मैम वो आपने पोर्टल पे जो मार्क्स अपलोड किए हैं क्विज 5 के, वो कर दिए? नहीं, कुछ 4-5 के नहीं अब तक किए। बस आप लोगों को क्विज रिटर्न हो गया, काइंडली उस पर अपने मार्क्स देख लीजिएगा वो करेक्ट हैं कि नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपके मार्क्स कहीं गलत ना लगाए हो, या हो सकता है मिसिंग हो, किसी बच्चे का क्विज मार्क ना हो, तो वो भी देख लीजिएगा। तो मार्क्स इंशाल्लाह आज तक लाजमी अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने रात में ही सबमिट कर देना है रिजल्ट। तो देख लीजिएगा अपने मार्क्स, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। एक आप लोगों की कल मेकअप क्लास भी है, पता ही होगा। अच्छा, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आपको पता है क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी डोमेन तो क्लास किस टाइम है? कल क्लास 3:30 है, उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेल के थ्रू भी, और व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चल जाएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स होती है। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को?
वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी रेंज, इसका आउटपुट जो होता है वो वेक्टर होता है, तो ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके कंपोनेंट इटसेल्फ फंक्शंस होते हैं, बट दीज आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को मोस्टली हम डिनोट करते हैं आर ऑफ टी से, और यहाँ पर टी जो है ये इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है जो कि रियल नंबर्स होती है। इसके अलावा क्योंकि ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कि इसकी रेंज वेक्टर है, तो आपके पास इसका जो एक्स वाई और जी कंपोनेंट होता है वो आपके पास इटसेल्फ फंक्शंस होते हैं, बट दीज आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर हमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डोमेन निकालनी है, डोमेन तो रियल नंबर्स ही होती है ना इसकी, वो निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? डोमेन फाइंड करने के लिए आप बेसिकली इसके हर कंपोनेंट की डोमेन निकालते हैं, उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो कॉमन पोर्शन होता है वो बेसिकली डोमेन होती है इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की। अब सवाल ये आता है कि आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शंस की डोमेन कैसे निकालते हैं। बेसिकली आपने कैलकुलस में वो पढ़ा तो हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो है एफ ऑफ टी, हम क्या करते हैं, हम एक्स वाई और जी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी और एच ऑफ टी से। ये आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। जी ऑफ टी आपके पास हो जाएगा, वाई कंपोनेंट को जी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट वुड बी 1/t - 1, ये हो जाएगी। अच्छा जी, और सिमिलरली जो आपके पास इसका कंपोनेंट होगा z कंपोनेंट, उसको हम ln ऑफ t से रिप्रेजेंट कर देंगे, h ऑफ t से रिप्रेजेंट कर देंगे। तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के, एज यू कैन सी, फंक्शन है वेरिएबल t के, t पे डिपेंड कर रहे हैं ना। पहले को मैंने f ऑफ t से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड को g ऑफ t से, और थर्ड को h ऑफ t से। अब सवाल में करना क्या, आपने सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप सबकी डोमेन निकालनी। अब अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, और आपने उसकी डोमेन निकालनी है, तो उसके लिए आप करते क्या हैं? उसके लिए किसी ने कुछ बोला? वही मैम, डोमेन बताने लगा था। अच्छा, आपने एक स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो स्क्वायर रूट के इनसाइड जो भी एक्सप्रेशन होता है, आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ लेट से -5 उसके बराबर हो। तो हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि क्योंकि हम रियल नंबर्स में वर्किंग कर रहे हैं, तो ये जो भी एक्सप्रेशन होगा इनसाइड द स्क्वायर रूट, इट हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ये हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। फर्स्ट हमने फंक्शन देखा, जो भी एक्सप्रेशन होगा आपके पास स्क्वायर रूट में, जो भी है, आपने लिखना है कि इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो इनइक्वालिटी बन गई है, इसका सोल्यूशन बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन होगा t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहां पर लेट से आपके पास 0 है, ये पर्पल लाइन अगर आप और से देखें, 0 से बड़े नंबर्स, रियल लाइन आपको पता है एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सेंटर आपके पास 0 के बराबर होता है, ओरिजिन जिसको कहते हैं आप, और रियल नंबर 0 के बराबर होता है। राइट साइड पे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो या 0 के बराबर हैं या 0 से बड़ी हैं। तो 0 के इक्वल और उससे बड़े नंबर्स उसके राइट साइड पे होंगे। तो यही जो आपको पर्पल लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली डोमेन ऑफ फंक्शन f को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 0 इंक्लूडेड है, इसलिए उसके ऊपर हमने एक फिल्ड सर्कल बना दिया है, और राइट साइड पे हमने एक एरो से रिप्रेजेंट कर दी है। इसकी इंटरवल रिप्रेजेंटेशन आपके पास बनेगी 0 इंक्लूडेड, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है 0 इज इंक्लूडेड, एंड देन इन्फिनिटी, मतलब कि इट गोज ऑन, ये रुक नहीं रही, 0 से बड़े तमाम नंबर्स राइट साइड पे जाते हैं। तो जब आप ये एरो लगा देते हैं, मतलब कि आपका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर आप प्लस इन्फिनिटी लगाते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली डोमेन ऑफ एफ की इंटरवल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शंस की डोमेन आपने कैसे निकालनी है? सिंपली आपके पास स्क्वायर रूट में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देना है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो आपके पास सोल्यूशन आएगा वो बेसिकली आपके फंक्शन की डोमेन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 1/t-1। ये आपके पास फंक्शन है फ्रैक्शनल फंक्शन या रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो p/q की शक्ल में लिखा जाए। अब आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यस मैम। ठीक है ना। तो डोमेन का मतलब ही वो नंबर्स होता है कि जिनको फंक्शन में अगर पुट करें तो इन्फिनिटी ना आए। डोमेन से मुराद वो रियल नंबर्स हैं जिनको फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हो नंबर पे, इन्फिनिटी ना आए हमारे पास। तो एज यू कैन सी आपका जो डिनोमिनेटर है अगर उसमें t की जगह 1 पुट करूं तो इस पर इन्फिनिटी आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं ऑल रियल नंबर्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ सिवाय 1 के, क्योंकि सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है कि अगर उसको मैं फंक्शन g में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन आएगा आपने देखना है कि उसका डिनोमिनेटर जो है t की किन वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है। उन तमाम वैल्यूज के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स इस फंक्शन की डोमेन होते हैं, ठीक है। अब आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन है आपके पास ln ऑफ t है, इसकी डोमेन निकालनी है। तो जो लॉग होता है ना वो 0 का एग्जिस्ट करता है ना ही नेगेटिव नंबर्स का। log of 0 एंड नेगेटिव नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो log के इनसाइड जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा इन दिस केस वो t है, आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे दैट इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि t 0 के बराबर नहीं हो सकता। t की जगह 0 पुट करें ln ऑफ 0 बन जाएगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिंपली आपने करना क्या, आप ये लिखेंगे कि t शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि log के इनसाइड जो भी है इधर t है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, मैं उसकी भी एक एग्जांपल करा देती हूँ। तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि 0 से बड़े तमाम नंबर्स, जो कि ये ब्लू लाइन इसके रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि 0 इंक्लूडेड नहीं है अब हमारे पास। सो दिस विल बी द इंटरवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन h ऑफ t। अब करना क्या है, तीनों फंक्शंस जो हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस की डोमेन निकाली है इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन रियल लाइन। पहले f ऑफ t की डोमेन आप देखें, 0 से बड़े तमाम नंबर्स उसके राइट साइड पे एरो लगा दिए, 0 पे फिल्ड सर्कल क्योंकि 0 इंक्लूडेड है और एरो लगा दिए। g ऑफ t में आपके पास ये जो येलो कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, तमाम रियल नंबर्स मौजूद हैं सिवाय 1 के, सिर्फ एक 1 के ऊपर हमने होल बना दी है, बाकी हमने दोनों साइड्स पर लाइन एक्सटेंड कर दी है। फिर हमारे पास जो h ऑफ t है उसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0, लेकिन 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 0 से बड़े तमाम नंबर्स उसके राइट साइड पे होते हैं, 0 के ऊपर होल बन गया। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन इंटरवल फॉर्म, हमें इनका जो कॉमन पोर्शन है ना उसका इंटरवल बनाना है। आप देख सकते हैं कि क्या हिस्सा इसमें कॉमन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपके पास कॉमन है, मतलब कि 0 से 1 तक आपके पास तीनों लाइंस का कॉमन पोर्शन यही है ना। ये तीनों जो है इनकी डोमेन में ये पार्ट आ जाता है, एज यू कैन सी तीनों लाइंस जो हैं एक ही जगह पर हैं, दैट मीन्स ये इनका कॉमन पोर्शन है। अब 0 और 1 पे मैंने ओपन ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं, वजह ये है कि अगर ये तीनों जो कॉमन पोर्शन है इनमें से एक में भी इस नंबर पर इन एंड पॉइंट्स पर होल हो तो हमें ओपन ब्रैकेट लगानी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 पे होल है और यहाँ पर 1 पे होल है, तो दैट मीन्स 0 and 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉमन पोर्शन ऑफ दीज डोमेन्स। तीनों का हमें कॉमन पोर्शन या उनका इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब अगली चीज आती है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कॉमन है बिल्कुल, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी तक भी इनके पास इनका कॉमन पोर्शन है। तो 1 to infinity will also be the domain of will be included in the domain of this function r of t, ठीक है। तो this is how you find the domain of a vector valued function।
आप उसके हर कंपोनेंट की सेपरेटली डोमेन निकालते हैं, तीनों डोमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन रियल लाइन, इनका कॉमन पोर्शन जो आपके पास आता है उसको इंटरवल की शक्ल में लिख देते हैं। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब सवाल ये आता है कि क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं हमारे पास क्वेश्चंस की। लाइक इन दिस एग्जांपल आपके पास जो फंक्शन है वो टी स्क्वायर और टी क्यूब है। ये कहीं लिख लीजिएगा कि हर वो रियल वैल्यूड फंक्शन जिसके फॉर्मूला में ना ही आपके पास स्क्वायर रूट होता है, ना लॉग होता है, ना फ्रैक्शन होती है, हर वो रियल वैल्यूड फंक्शन का फॉर्मूला जिस फॉर्मूला में आपके पास ना ही स्क्वायर रूट होता है, ना ही लॉग होता है, ना ही फ्रैक्शन होती है, उसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। तो एज यू कैन सी एफ ऑफ टी हमारे पास यहाँ पर टी के बराबर है, जी ऑफ टी हमारे पास टी स्क्वायर के बराबर है, और एच ऑफ टी हमारे पास टी क्यूब के बराबर है। जी ऑफ टी आपके पास टी स्क्वायर के बराबर है और एच ऑफ टी आपके पास टी क्यूब के बराबर है। इन तीनों फंक्शंस के फॉर्मूला में आपके पास स्क्वायर रूट भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, तो इन तीनों की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, और इनका फिर इंटरसेक्शन या कॉमन पोर्शन भी ऑब्वियस है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होगा, तो डोमेन ऑफ आर हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। ठीक है, ये अनडिफाइंड नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी इसका आपको जवाब मिल जाता है, नेगेटिव के लिए भी मिल जाता है, जीरो पे भी इसका आंसर होता है, वन होता है, ये नॉन जीरो फंक्शन होता है बेसिकली, इसका आंसर कभी जीरो नहीं आता, लेकिन है इसकी डोमेन का मतलब आप इसमें टी की जगह कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन विल आल्सो बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अगर फर्स्ट फंक्शन को देखें, मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालते हुए उसके इनसाइड विद इन स्क्वायर रूट जो भी एक्सप्रेशन है आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से ये जो इनइक्वालिटी आएगी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आता है t लाइज बिटवीन -2 एंड +1। t लाइज बिटवीन -2 एंड +1। ठीक है, तो -2 से +2 -2 से +2 आपके पास बेसिकली इसका इंटरवल बन जाएगा विच इज द डोमेन ऑफ फंक्शन f और द x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन r। सिमिलरली h ऑफ t की डोमेन निकालनी है तो log के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होती है कि log के इनसाइड जो भी एक्सप्रेशन होता है इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन होगा आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है ग्रेटर देन जीरो से। इसको सॉल्व करेंगे t ग्रेटर देन -1, मतलब कि वो तमाम रियल नंबर्स जो कि -1 से बड़े हैं। ठीक है, तो -1 से बड़े तमाम रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन ये येलो लाइन से की हुई है हमने। ठीक है, -1 वॉज नॉट इंक्लूडेड इसलिए उसके ऊपर होल है। -2 से +2 इंटरवल जो डोमेन ऑफ फंक्शन f है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, -2 पे एक फिल्ड सर्कल, 2 पे एक फिल्ड सर्कल, और उनको हम आपस में मिला देंगे विद अ लाइन, और ये पर्पल लाइन आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मतलब कि डोमेन ऑफ g ऑफ t को रिप्रेजेंट कर रही है। एज यू कैन सी इनका कॉमन पोर्शन बस ये है, ये इनका कॉमन पोर्शन है विच इज -1 से 2। 2 इंक्लूडेड है क्योंकि वो हर लाइन में इंक्लूडेड है। 2 इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि वो हर लाइन पे, हर डोमेन में इंक्लूड है। हर जो आपके पास फंक्शन है उसकी डोमेन में 2 इंक्लूडेड है। यहाँ पर फिल्ड सर्कल है, यहाँ कोई होल नहीं है 2 पे, यहाँ कोई होल नहीं है 2 पे। दैट मीन्स -1 से 2 आपके पास जो है इसकी डोमेन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन r हो जाएगी। ठीक है, सवाल ये आता है कि आप डेरिवेटिव अगर हमने निकालना है एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, वो कैसे निकालें। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है तो बेसिकली डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं कि आप उसके हर कंपोनेंट का सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, एक चीज आपको जो है ना 100% अपनी वो एक तरीके से कहते हैं ना इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और वो इम्प्रूवमेंट एरिया या जिस पे आपको फोकस करना है एग्जाम के लिए वो क्या है,
वो बेटा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। डेरिवेटिव के जो है ना डिफरेंट एग्जांपल्स निकाल के करें, इंटीग्रेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स निकाल के करें, क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं ना आती आप एग्जाम में सर्वाइव नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेस ही है, ठीक है। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कैसे निकालते हैं। आप इसके हर कंपोनेंट का सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 1, t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 2t और t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ऑफ t, एक्सपोनेंशियल ऑफ t का डेरिवेटिव इटसेल्फ वो खुद ही आ जाता है 2/9 कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ डेरिवेटिव। इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है तो ये बेसिकली पहले आपके पास जो है कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है 2/9। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ वो खुद आता है, उसके एक्सपोनेंट में उसकी पावर में आपके पास t के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। 2t का डेरिवेटिव आपके पास 2 के बराबर होता है तो 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए यहाँ पर 4/9 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास cos 2t फंक्शन है प्लस 3 sin 2t एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t। अच्छा यहाँ पर ना मिस्टेक है, बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है लेकिन लगाया नहीं हुआ, डेरिवेटिव इसका निकाला हुआ। तो ये जो डेरिवेटिव है ये इस फंक्शन का है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t का डेरिवेटिव नहीं है। cos 2t का डेरिवेटिव होगा -2 sin 2t, sin 2t का डेरिवेटिव आपके पास 2 इंटू cos 2t हो जाएगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं डेरिवेटिव के। अच्छा मैंने ना कैलकुलस के बच्चों के लिए एक शॉर्ट रिकॉर्डिंग्स बनाई थी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की, आप लोगों को भी मैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर आप लोगों के काम आ जाए तो अच्छी बात है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि उसमें ये सिखाया गया है कि डेरिवेटिव लेते कैसे हैं डिफरेंट फंक्शंस का, ठीक है। तो उसमें सिर्फ इस टाइप के जो है ना कुछ रेगुलर फार्मूलाज भी हैं और चेन रूल फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शंस वो भी डिस्क्राइब किया गया है, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, देख लीजिएगा, आप लोगों के काम की हुई तो सही है। अच्छा तो हमारे पास फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, ये बहुत ही बेसिक फार्मूलाज हैं। हम जो आगे क्वेश्चंस करते हैं उनमें हमने चेन रूल भी अप्लाई किया हुआ है, मतलब कि अगर यहाँ पर साइन के इनसाइड x ना हो या t ना हो बल्कि इनसाइड एक फंक्शन हो, साइन x क्यूब का आपको डेरिवेटिव निकालने का कहा जाए तो आप कैसे निकालते हैं, उस टाइप के फंक्शंस के भी हमने किए हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा चेन रूल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के चेन रूल्स की, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा भाई आपको पता है कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वो वेलोसिटी होती है हमारे पास। मतलब अगर r आपके पोजीशन वेक्टर को किसी पार्टिकल के रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dr/dt इफ यू आर गिवन दी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट, तो उसका डेरिवेटिव आप टाइम के रिस्पेक्टिवली लेते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। और जो स्पीड होती है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। और अगर आपके पास वेलोसिटी है और आपको कहा जाए कि स्पीड फाइंड कर दें तो सिंपली वेलोसिटी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। जो डायरेक्शन या वेलोसिटी की पोजीशन होती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, वो आपको पता है यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। आपको जो यूनिट वेक्टर होता है वो बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि वी कैप रिप्रेजेंट्स दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि यूनिट वेक्टर बेसिकली इसका काम ही डायरेक्शन के लिए होता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है किसी वेक्टर की।
अब आपको एक फंक्शन दे दिया गया है और आपको कहा गया है कि आपने जो है इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो मैं बच्चों के नाम बोलती हूँ, वो मुझे बताएं कि कैसे इसका डेरिवेटिव निकाला जाए। वलीद आसिफ। वलीद आसिफ। नहीं है वलीद आसिफ क्लास में? सही है। 26 बच्चे हैं क्लास में, मैं दोबारा अटेंडेंस लेती हूँ, मजाक पकड़ा हुआ है, क्लास ही लीव कर दी ना तुम लोगों ने। रुको जरा, ऐसी की तैसी। अमीर अली, ये नहीं है। हारिस इमरान। प्रेजेंट मैम। Attendance- मैम मैं भी प्रेजेंट हूँ। कौन? अमीर अली। हाँ, साल बाद क्लास तुमने ज्वाइन की है। रोज का आपका ना कंसिस्टेंटली काम चल रहा है लेट आने का। मैम मैं सिर्फ 10 मिनट लेट आया हूँ। आप 10 मिनट नहीं लेट आते, आपका रोज का यही बहाना होता है। रिकॉर्डिंग्स पढ़ी है, निकाल के देख लेना, खुद ही शर्मिंदगी होगी। जब लेक्चर को आप मैम रिवाइज करने के लिए 3:30 रिकॉर्डिंग्स खोलेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि आप एक सेम बहाना लेके ना हर क्लास में आते हैं। मुझे हैरत होती है, पता नहीं आपको कोई नया बहाना भी नहीं मिलता। वलीद हैदर। वलीद हैदर। क्लास पढ़ा रही हूँ, 26 बच्चे हैं, कोई नहीं है वलीद हैदर। तलहा रियाज। तलहा रियाज। ग्रेट। बहुत चालाकी लगाई है कि मैं रिवीजन फालतू अपना टाइम वेस्ट करी हूँ, तुम लोगों से सवाल कराती ना मैं। नेकी करो, ऊपर से चुप करके आराम से क्लास छोड़ते जा रहे हैं कि देखना किसने। बख्तावर निसार। ये मारे उसका ऊपर। बख्तावर है, ठीक है। तैयब बशीर, ये तो ऑलरेडी नहीं है। ओजान इमरान। ओजान इमरान। सर लग पता जाना है तुम लोगों में, तुम लोग की सीपी लगाती ना, तुम लोग को अंदाजा होगा। तुम लोग की ये जो लेट आने का होता है ना, तुम लोगों को किस हद तक अफेक्ट करता है। मोहम्मद उसामा। प्रेजेंट मैम। उसामा, आप भी हर क्लास में लेट आते हैं, हर क्लास में। मैम आज वो जब आप थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा सा नहीं, आप रोज लेट आते हैं। फवाद अहमद। प्रेजेंट मैम। तहरीम फातिमा। सैयद मोहम्मद हारिस। सारे के सारे बड़े जो है ना, आराम से क्लास छोड़ के बैठे हैं। सैयद मोहम्मद हारिस नहीं है ना? ये किस किस्म का तरीका होता है कि टीचर क्लास में चुप करके मीटिंग लीव कर दी, अटेंडेंस लगवा के, जैसे दोबारा तो लग ही नहीं सकती ना। हसीबुर रहमान। हसीबुर रहमान। मोमिन सैफुल्ला। मोमिन सैफुल्ला। मैम उसने आगे टाइप मैं कर दी। बस Yes. ठीक है। मैम मम्मी ने वैसे ही कर दी है। ठीक है बेटा, ठीक है। मुबीन महबूब। प्रेजेंट। मोहम्मद अरबाज। मोहम्मद अरबाज। मिश्का। मोहम्मद अरबाज भी नहीं। बड़ी बदतमीजी है वैसे। हिम्मत देखो, क्लास चुप करके ना केसले से होकर निकल गए, जैसे टीचर ने देखना ही नहीं है, बाद में ब्लाइंड हो जाना है। देखिए यार। हाँ, बुरहान।
Present. उसामा शहजाद, ईशा जलील, ईशा जलील, आमिर महमूद, ईशा भी नहीं है मीटिंग में, आमिर महमूद ऑलरेडी नहीं था, जमाल अशरफ, जमाल अशरफ, अमीर हमजा, प्रेजेंट। जमाल अशरफ की भी एब्सेंट लगेगी। इस जमाल क्लास में है, मेरे ख्याल में इसका माइक नहीं चल रहा। कौन? जमाल अशरफ। जमाल अशरफ है क्लास में? लेट मी हैव अ यस मैम, प्रेजेंट है। रोल नंबर क्या है इसका? 0329। हाँ तो नहीं रहा सर यहाँ मुझे। आप आगे लगाए बता ओ, देते आप। हाँ हाँ ठीक है, सही है सही है, माय मिस्टेक। ठहरे जरा, हो गया मुझे जमाल अशरफ भाई। ये रहा। अच्छा, मोहम्मद वासे, ये तो ऑलरेडी नहीं था, जैन सफदर भी नहीं था। Present मैम, मोहम्मद वासे। जी, आप साल बाद क्लास में क्यों आए हैं? टाइम पे क्यों नहीं आते? आपका भी माशाल्लाह कंसिस्टेंटली चल रहा है। तो क्लासेस रह गई हैं, बंदा इज्जत से गुजार लेता है। उसामा मंजूर, यस मैम, प्रेजेंट। आयशा शाहिद, Present. मोहम्मद अहमद, रोल नंबर 149 ऑलरेडी नहीं। मोहम्मद हमजा, रोल नंबर 566, मोहम्मद हमजा। मैम 149 प्रेजेंट। हाँ जी, आपके लेट आने की कोई खास वजह? मैं बस आज लेट हो गया मैं। आप खास वजह माशाल्लाह तकरीबन ही लेट ही होते हैं। ये मोहम्मद हमजा ने भी मीटिंग लीव की है ना, ग्रेट। जरा अब ये इसके बाद आएंगे, अब इनकी मैं लेट अटेंडेंस लगाऊंगी, बहुत मजाक हो गया। क्लास स्टार्ट किया, मैं पढ़ा रही हूँ, पीछे से कोई है ही नहीं। वलीद आसिफ, वलीद आसिफ, मोहम्मद अहमद, ठीक है वलीद आसिफ है। महक है ही नहीं। ये क्या है? राजा मोहसिन, राजा मोहसिन, नहीं है राजा मोहसिन, मैंने इसकी अटेंडेंस लगाएगी। अब्दुल रऊफ है, यस मैम। ठीक है। उसामा भी है। प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला नवीद है, यस मैम। यस मैम, वो भी हमजा है। इलियास कयानी, वो भी है मैम, मेरे इस्माइल सेकंड के रजाक, साथ। नो। इस्माइल रजाक नहीं है। अतीब शाहिद, इस है मैम। अतीब शायद प्रेजेंट, और इस्माइल भी है Miss क्लास Ismail में। Razak is इस्माइल रजाक आगे लगी हुई है यस मैम। इसमें। मैम आपने मेरी इसीलिए एब्सेंस नहीं लगा दी। ओ एब्स नहीं बेटा, आपकी एब्सेंट नहीं लगाई मैंने। हैदर अली, क्लास में ना सारे के सारे अटेंटिव रहो, नो। सवाल पूछूंगी उनके जवाब देना है। मैं यहाँ मुशक्कत करने नहीं आई, क्लास पढ़ाने आई हूँ। आप लोगों की भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। मैं बोले जा रही हूँ, पीछे से कोई जवाब ही नहीं माशाल्लाह, कोई तो कंट्रीब्यूट कोई नहीं कर रहा, खामोश बैठे हैं। दूसरा पूछा है सवाल तो देखे माशाल्लाह 26 बच्चे, 30+ की अटेंडेंस लगी हुई है, और क्लास में अटेंडीज में 26 हैं। ग्रेट। मैम महक की भी प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो हम डेरिवेटिव की बात कर रहे थे। नेम कॉल करती हूँ अपने आप लोगों के, मुझे जो है बताएं इसके जवाब, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका।
एक है, हैदर अली तो है नहीं, वलीद आसिफ है। वलीद आसिफ, मुझे ये डेरिवेटिव बताएं, इसका क्या होगा? ये आर ऑफ टी है आपके पास, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? एक्स कंपोनेंट का, वाई का और जी का। मैम हैदर अली है। हैदर अली है। हैदर रुके हैं आप जरा, मैं वलीद आसिफ से पूछ रही हूँ। वलीद आसिफ आप बताएं। मैम मैं ट्राई करूँ? बख्तावर, नहीं बख्तावर आप बताएं। हाँ, माइक तुम लोग का फौरन खराब हो जाता है, मुझे अंदाजा है। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी, बख्तावर। बख्तावर, इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स बताएं। यस मैम। बख्तावर से पूछ रही हूँ, बख्तावर से। ठीक है, नो रिस्पॉन्स। गुड, गुड फॉर यू। अच्छा, आयशा तुम्हें है? जी हाँ जी, आयशा इसके डेरिवेटिव्स बताएं जरा। मैम, -3 sin जी t जी, बिल्कुल सही। +3 cos t हाँ जी, और +2 tk। वेरी गुड, शाबाश। बेसिकली डेरिवेटिव हम निकालते कैसे हैं? हम ईच कंपोनेंट का सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं और ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें अगेन ईच कंपोनेंट का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर आया आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन डेरिवेटिव चाहिए तो हमें, नहीं, एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए तो हमें वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हर कंपोनेंट का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, दैट वुड बी -3 cos t, दिस वुड बी -3 sin t, और ये 2 बच जाएगा क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है हमारे पास। ठीक है, अब अगर आपको मैम वो बख्तावर चैट में सेंड किया था। यस मैम, उन्होंने सही आंसर दिया है चैट में। अच्छा चलें, सही है, शाबाश। अच्छा, तो अब आपने अगर स्पीड निकालनी है तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास, सिंपली इसका आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो ये चीज एक गौर से आप लोगों ने ध्यान में रख के एग्जाम करना है। ये जब आप लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे ये माइनस है ना, ये इसका इंटायर का स्क्वायर लेना होता है, माइनस ब्रैकेट से बाहर नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर ये वेक्टर है, किसी को कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड ले लें 2i - 4j और -3k, इसका डेरिवेटिव लेने का, इसका मैग्नीट्यूड लेने का अगर किसी को कहा जाए ना, तो मोस्टली आप लोग या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। मैग्नीट्यूड 4 - 16 -9, ये मैंने मिस्टेक देखी थी। इस तरीके से मैग्नीट्यूड नहीं लेते। मैग्नीट्यूड बेसिकली आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेना होता है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आपने उसका स्क्वायर ले लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर इन दिस एग्जांपल हमारे पास जो x कंपोनेंट है उसमें -3 cos t था, तो -3 cos t जो है उसका इंटायर का स्क्वायर होगा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन है, सॉरी, एक मिनट। जैसे कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, आपने इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है टू इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पीड, आपको -3 sin t का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट से माइनस को बाहर नहीं लिखना आपने, इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, और स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता उसे। तो -3 sin t होल स्क्वायर होगा, और -3 का स्क्वायर आपके पास +9 के बराबर होता है। तो कभी भी माइनस जो है आपने ब्रैकेट से बाहर नहीं निकालना जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं किसी वेक्टर का। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग के एग्जाम में भी आया था। मिड का मैम एग्जाम अगर किसी ने खुद दिया हो तो उसको याद होगा। जी
ये इसमें मैग्नीट्यूड में आपने कॉस और साइन क्यों डिस्कार्ड कर दिए? साइन वो तो वन इक्वल होता है। डिस्कार्ड किए हैं। एक आइडेंटिटी होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 के बराबर होता है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। सारी ट्रायंगल आइडेंटिटीज जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगुलर के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये आपको याद करनी पड़ेगी कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 के इक्वल होता है। मैंने किया क्या है, मैंने इन दोनों टर्म्स में से 9 कॉमन लिए, अंदर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बच जाएगा, उसकी जगह मैंने 1 पुट कर दी। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, अब आपके पास अगर एक्सलरेशन वेक्टर गिवन हो, ठीक है, एक कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसकी उन्होंने एक्सलरेशन बता दी और फिर उन्होंने कहा कि इसका इस ग्लाइडर ये जो आपके पास है इसका हमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर बता दें। आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड करना हो तो टू फाइंड दैट आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, इंटीग्रेशन की मदद से हम एक्सेलरेशन से जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर को, हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे, हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और मजीद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन हमें ये बताया गया है कि जो ग्लाइडर का डिपार्टेड पॉइंट है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो ये है। ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखें अगर हम, तो ये हमारे पास 3i बन जाती है। इनिशियली मतलब व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, तो ग्लाइडर की पोजीशन व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 मतलब कि r ऑफ 0 वो 3i के बराबर है। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्लाइडर की पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और v ऑफ 0 मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है ग्लाइडर की वो हमारे पास 3j है, और हमें कहा गया है कि आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर मौजूद है, आपने r ऑफ t फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है r ऑफ t। ठीक है, मतलब कि वो वेक्टर जो ग्लाइडर की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने वो फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का आप उसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये वेलोसिटी वेक्टर रह जाएगा आपके पास। वेलोसिटी अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बेसिकली आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है। इंटीग्रेट कैसे किया जाता है एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को, अगेन आप उसके हर जो कंपोनेंट होता है उसको बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, उसके आप क्या करते हैं, हर कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आपने एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ -3 cos t है और -3 sin t है और 2k है। आपने बेसिकली करना क्या है, हर कंपोनेंट को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब जब आपके पास इंटेग्रल की लिमिट्स नहीं होती, तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ता है। आपको याद होगा आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो कैलकुलस में भी की हुई है। वो आप रियल वैल्यूड फंक्शंस को इंटीग्रेट किया करते थे, तो आपको एक रियल कांस्टेंट ऐड करना पड़ता था। अब आप वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा इट विल बी अ कांस्टेंट वेक्टर। उसको हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया। c रिप्रेजेंट्स दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, करना क्या है, आपको एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है, आपने सिंपली उसको इंटीग्रेट करना है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इंटीग्रेट कैसे करना है, हर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है। cos t की इंटीग्रेशन हमारे पास sin t होती है, sin t की इंटीग्रेशन माइनस cos t होती है, 2 की इंटीग्रेशन हमारे पास 2t हो जाएगी प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये i j के आपने रिमूव नहीं कर देने, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका लिखना लाजमी है। अच्छा, अब हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है, इसकी वैल्यू भी चाहिए। वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम गिवन कंडीशंस की तरफ जाते हैं कि गिवन हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इन दिस क्वेश्चन हमें बताया गया है कि वेलोसिटी एट 0 3j के बराबर है, कि मतलब आप जब t 0 के बराबर होता है तो वेलोसिटी 3j के बराबर हो जाती है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कैसे करते हैं कि ये जो हमने वेलोसिटी वेक्टर अभी कैलकुलेट की है, इसमें t की जगह दोनों साइड्स पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमारे पास एज अ रिजल्ट ये फॉर्म बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन क्या की है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, यहाँ 3j बच जाएगा, ये 20k नहीं है, 2 into 0 है, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा हमने v ऑफ 0 की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन 3j वो पुट की है। यहाँ हमने v ऑफ 0 की वैल्यू पुट की है जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी, वो 3j पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 आ गया। इसकी वैल्यू आपने फिर वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट करनी होती है, वेलोसिटी वेक्टर में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या था, हमें r ऑफ t रिक्वायर्ड था, पोजीशन वेक्टर। उसके लिए क्या करेंगे, अगेन वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ r ऑफ t, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी हमारे पास r के इक्वल होगी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन हर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। साइन t है, इंटीग्रेशन से माइनस कॉस t आ जाएगा, कॉस t है, इंटीग्रेशन इसकी साइन t होती है, 2t की इंटीग्रेशन 2t² 2 होगी जो कि अल्टीमेटली t² के बराबर रह जाएगी। अगेन हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव टू ऐड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया, अब हमें इसकी वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जाते हैं, आर की भी हमें जो है ना एक कंडीशन गिवन है कि इनिशियली ग्लाइडर की जो पोजीशन है वो ये थी। ठीक है, इस पॉइंट से उसने डिपार्ट किया था, ये उसकी पोजीशन थी, मतलब कि व्हेन t वाज इक्वल्स टू 0 r वाज इक्वल्स टू 3i। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये 3i है, ये कंडीशन यूज करेंगे। अगेन जो आपने पोजीशन वेक्टर निकाला है इसमें t की जगह 0 पुट करेंगे दोनों साइड्स पर, और r ऑफ 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। d की वैल्यू भी हमारे पास इस केस में 0 आ गई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो पूछिएगा। नो मैम। मैं देखती हूँ, हो सकता है मेरे पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पड़े हो, जस्ट वेट। मैम एक दफा काइंडली जो मिड से पहले वाले टॉपिक है उनकी सीरियल बना, मतलब सीक्वेंस बना के बता दीजिएगा। मैं भी बता देती। जी मैम। मैम मिड से पहले का भी सारा सिलेबस होगा? जी आपके लिए। जी मिड से पहले का सारा नहीं होगा, मैं आपको ना लिख के बता देती हूँ, रुकें जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ सारे टॉपिक्स को ना, मैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ। मैम अनाउंसमेंट में लिख दे। छोड़ो यार, यहीं पे लिख देती हूँ, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे शेयर कर दे रहा। एक तो इंट्रो टू वेक्टर्स है, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये भी देख लेते हैं स्लाइड्स, ये 10-15 मिनट का काम है बस। इसके अलावा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, और हमारे पास 1 मिनट में डोमेन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। सारा नहीं आ गया, मिड का तकरीबन सारा ही आ गया, लेकिन वो वाला चैप्टर नहीं है ना पूरा, लाइन वाला, प्लेन वाला, उनका इंटरसेक्शन नहीं है, लाइन और प्लेन, वो सारा एक्सक्लूड है। वो बेसिकली जो टॉपिक्स इन्होंने डाले हैं वो इतने मुश्किल तो डाले भी नहीं है। तुम लोगों ने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वैसे भी करनी है ना, उसके लिए मिड के बाद के लिए भी करनी है, अगर वो आती तो खुद से क्लियर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी ऑलरेडी निकालना आता है, प्रोजेक्शन के बस फॉर्मूलाज देख लेना, और एंगल भी कोई मुश्किल नहीं है, एक दफा देख लेते हैं तो देखना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है।
डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, मैग्नीट्यूड निकालना आता है, यूनिट वेक्टर निकालना आता है, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में सारा कुछ किया ही हुआ है। ये बस जो है ना फॉर्मेलिटी के तौर पे समझो ऐड की है, ये वाला तुम लोग का इजीली कवर हो जाएगा। जी टोटल एग्जाम में क्वेश्चन मैम आपने पेपर देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। देख ले मैम आज। मैम आइडिया है कि पैटर्न क्या है? कहाँ से देख लो। जो ऑन कैंपस एग्जाम होता है ना वो हमें दिखाते भी नहीं है। ऑन कैंपस एग्जाम एक ही टीचर ने बनाना होता है, कोऑर्डिनेटर ने, और उसको बाद में अप्रूव करना होता है या उसमें चेंजेस करने होते हैं हर कोर्स के एचओडी ने, ठीक है। तो वो सील्ड फॉर्म में होता है, वो हार्ड कॉपी होती है, वो मेल के थ्रू ट्रांसफर नहीं की जाती। वो बड़ा हसास काम होता है, बच्चे माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, हैक कर लेते हैं। मैम क्या हो गया? हुआ इस तरह हो भी जाता है। बच्चे यहाँ पर यही काम करते हैं, उनको तो और कोई काम नहीं आता कि थोड़ा सा पढ़ने में फोकस कर लें, वो इन्हीं कामों में लग जाते हैं। तो ये जाहिर है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है एग्ज़ाम, आपका फाइनल का एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दिखाया नहीं जाता। हाँ हम यूनिवर्सिटी में होते तो हम देख सकते थे, पर हम यूनिवर्सिटी में नहीं होते, आजकल हम घर ही होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बेटा डोंट वरी, पेपर इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर आप कोई टॉपिक स्किप कर देंगे ना, मिड की तरह ज्यादा टाइम नहीं होता फाइनल में? मिड से ज्यादा? मिड से ज्यादा होता है मेरे ख्याल में, शायद 3 घंटे होता है। डेट शीट नहीं देखी आप लोगों ने? हाँ ठीक है मैम। यस मैम 3 आवर्स का पेपर है। 3 आवर्स का पेपर है। पेपर इसलिए काफी ये टोटल आपके जो है ना कंटेंट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल मैंने कुछ स्किप किए, सब डाल दी। मिड के बाद आप लोगों ने ये पढ़ा है बस, सिर्फ ये। इसको हम रिवाइज करेंगे, 2 लेक्चर्स का काम है, कल 2 टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे, फिर 2 टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे और काम हमारा खत्म हो जाएगा। पेपर ना बहुत मुश्किल आएगा ना बहुत इजी आएगा, पेपर एवरेज लेवल का होगा। अगर किसी बच्चे ने तैयारी करने की कोशिश की है तो वो पेपर जो एग्ज़ाम जो है वो पास कर लेगा। लेकिन जो हाथ बांध के बैठे हुए ना, जिनका माइक ख़राब हो जाता है क्लास में, उनका कुछ भी नहीं बनेगा, मैं पहले ही बता दूं। काइंडली आपसे दरख्वास्त है, अपनी ज़ात के लिए पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ा सा पढ़ लें, कुछ नहीं होता। मैथ्स का एग्ज़ाम है, ट्राई करें कोई एक आधा पोर्शन ही अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें, और आई होप जो है एग्ज़ाम आपका हल हो जाएगा। बस आपकी जो है मेहनत रिक्वायर्ड है थोड़ी सी। सारे टॉपिक मैंने लिखनी है, कुछ रहता नहीं। अच्छा, मल्टीपल इंटेग्रल में मैं आपको साथ साथ बार बार कहती रही हूँ, जो आपका रीजन होता है आपने उसका ग्राफ बनाना होता है, वो आप बनाएंगे। जो आपका रीजन है ना उसका ग्राफ आपने बनाना है, वो भूलिएगा मत। मैम असाइनमेंट में भी जो हमें क्वेश्चन मिला है मल्टीपल, उसका भी बनाना है? जी उसका भी ग्राफ बनाना है। शुक्र है मैम पहले ही बता दिया। आप लोगों को नहीं पता था? जब आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जब आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल हो जाती है ना, तब आपको लाजमी ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ये कौन है? सही। ये तो तुम तो आते ही जो है ना क्लास से भागने के लिए हो। तेरे तुम साथ तुम्हारी सीपी लेते हैं आज, रुको जरा। रुके भाई। अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वैसे अभी के तो नहीं है, थोड़े से पुराने ही हैं, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए यूज हो सकते हैं। और ये आपके पास मल्टीपल इंटेग्रल्स की कुछ हैं वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके मैम, बहुत अच्छा। ये नहीं इंक्लूडेड इसमें। इसमें उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं है, डेफिनेशन जो है ना इंटरप्रिटेशन, या शायद वो भी हो, रुक जाए मैं देख लेती हूँ, एक सेकंड सिर्फ। वर्ड प्रॉब्लम,
क्या? मैम जो अपने टॉपिक्स टाइप के वर्ड एक बार फिर दिखा दें। ग्रुप में ये शेयर रहे। हो गए ब्रो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अच्छा चलें भाई, एक सेकंड रुके, मैं बुक में देख लूँ ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उसके वाले भी है कि नहीं। मैम बुक में सिर्फ क्वेश्चन होते हैं कि सॉल्यूशन भी गिवन किए होते हैं? बुक में सॉल्यूशन तो नहीं गिवन होते सवाल के। ओके मैम। क्या फायदा इंट्रोडक्शन, मैम ऐसे बुक का? एक मिनट में ना वही देख रही हूँ भी। मैं थॉमस कैलकुलस, अप्लाइड कैलकुलस, डिफरेंट बुक्स हैं। बुक जो जिस बुक से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिखे गए ना, साथ उसका नेम भी लिखा हुआ है। लाइक यहाँ पे लिखा गया अप्लाइड कैलकुलस, तो अप्लाइड कैलकुलस उस बुक का नाम है जहाँ से आपने करना है। और ये तमाम बुक्स आपकी टीम्स पर पढ़ी हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर आपकी ये बुक्स पढ़ी हुई हैं। ये जेम्स स्टीवर्ट की बुक है, ये भी टीम्स पर पढ़ी हुई है, इसी टाइटल से पढ़ी होगी, जेम्स स्टीवर्ट से। इसके अलावा थॉमस कैलकुलस में से अगर कुछ है तो वो भी। मल्टीपल इंटीग्रल का जो टॉपिक है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप थॉमस कैलकुलस से प्रिपेयर करें। ओके लेकिन मैम। खैर आप जेम्स स्टीवर्ट से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन थॉमस कैलकुलस थोड़ी बेटर, उसमें उसकी जो है ना एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। अप्लाइड कैलकुलस का चैप्टर नंबर 9, इसको जरा एक दफा देख लेते हैं। मैं इंट्रो टू वेक्टर्स भी ना आपको 10-15 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी हमने कौन से चैप्टर से की थी? ये आपका आ जाता है 9.4 9.4 है, हाँ 9.4 है। ठहरे, इसमें से 9.3 को एक्सक्लूड कर देते हैं। ये बेसिकली जो है आपके जो फाइनल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, उनकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, ये भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी, टीम्स पर ही दे देती हूँ। ओके, अच्छा तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमारे पास है क्या, एक मैग्नीट्यूड अगर आपने वेक्टर का निकालना, वो आपको निकालना आता है। मैं फिर से बता दूं, आई जे के के साथ जो भी नंबर होता है, इधर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपने उसका इंटायर का होल स्क्वायर लेना होता है। और स्क्वायर लेने से होगा क्या कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं, तो हमने माइनस बाहर नहीं लिखा, इंटायर -2 का होल स्क्वायर लिए, वो +4 आता है, ये भी 4 आ जाएगा। तो ये मिस्टेक दोबारा कोई ना करे, माइनस बाहर नहीं लिखना होता, आपने उस इंटायर नंबर का होल स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। और इसके अलावा दो नंबर, आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, तो उनकी मदद से वेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, बल्कि कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट इन केस ऑफ पॉइंट। -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, आपके पास x कंपोनेंट आ जाएगा। 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, आपके पास y कंपोनेंट आ जाएगा। 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, आपके पास z कंपोनेंट आ जाएगा वेक्टर का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड अ वेक्टर ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स। ये अगर उसका इनिशियल पॉइंट हो, ये टर्मिनल पॉइंट हो, तो बेसिकली यू सब्ट्रैक्ट द टर्मिनल पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इसके अलावा अलजेब्रिक ऑपरेशंस, आपको पता है दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, x कंपोनेंट को x में ऐड कर देते हैं, y को y में ऐड कर देते हैं, और z को z में ऐड कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी नंबर को आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हो, तो वो नंबर वेक्टर के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। 1 2 3 आपने इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
तो अगर एक स्केलर या एक नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हो तो वो वेक्टर के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद आ जाती है कि आपने अगर यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपली एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। और इसकी डायरेक्शन, अगर आप एक वेक्टर v का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो वेक्टर v की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। बेसिकली यूनिट वेक्टर वेक्टर v की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। एक वेक्टर को चेक करना है वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं, आपने सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर तो 1 के बराबर है दैट मीन्स वो यूनिट वेक्टर है, अगर वो 1 के बराबर नहीं है तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा था। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे हम हर दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वेट है आपके पास, लेंथ है, हाइट है, दो सिमिलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसी तरीके से आपके पास वेक्टर्स भी, क्योंकि ये क्वांटिटीज हैं, न्यूमेरिकली आप इनको मेजर कर सकते हैं, इनका भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। उनको प्रोडक्ट लेने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक नंबर आता है। इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। जब भी आपने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका जवाब आपके पास एक अदद नंबर आएगा, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट आपने निकालना है। अच्छा, इसकी जो अलजेब्रिक इसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वाई कंपोनेंट को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस और जी कंपोनेंट को जी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमेशा एक नंबर आता है। जो मेन गलती सारे करते हैं ना, वो यहाँ आई जे के लगा देते हैं, वो नहीं लगाना। डॉट प्रोडक्ट का नाम ही स्केलर वेक्टर है, दूसरा नाम। इसका आंसर एक स्केलर आता है, एक नंबर आता है, वेक्टर नहीं आता, ठीक है। और इसके अलावा अगर ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है और उनके दरमियान एंगल थीटा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास इक्वल होता है u के मैग्नीट्यूड, सॉरी, अगर वेक्टर v और w है तो v मैग्नीट्यूड w मैग्नीट्यूड cos थीटा, where theta is what? It's the angle between these two vectors. Theta is the angle between the vectors v and w. और ये ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है आपके पास डॉट प्रोडक्ट की। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम बेसिकली क्या निकाल सकते हैं? हम इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकाल सकते हैं। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इजीली दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? लेट से कोई आपको दो वेक्टर प्रोवाइड कर दे, ये दो वेक्टर देनी है आपको, और आपको कहा जाए कि इनके दरमियान एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। और वो मॉडिफिकेशन कैसी होती है? एक मिनट, ये एग्जांपल है, ठीक है। इनकी मॉडिफिकेशन ऐसे करते हैं कि आप cos थीटा को एक तरफ रख लेते हैं, मैग्नीट्यूड को जाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से जो है ना, इसको डिराइव किया गया है, एंगल के फॉर्मूला को। थीटा बेसिकली यही होता है ना, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स u एंड v एंड w। तो सिंपली आप करते क्या हैं, जो भी दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं पहले आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं विच इज अ नंबर, अगेन उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं विच इज ऑल्सो अ नंबर, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड करते हैं बाय देयर डॉट प्रोडक्ट। जो भी जवाब आता है आपके पास उसका लेते हैं कॉज इनवर्स, जो भी नंबर आता है उस पे उसका कॉज इनवर्स लेते हैं, आपके पास थीटा आ जाता है। मतलब कि दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल निकालने का कहा गया है उनके डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो बाय देयर मैग्नीट्यूड, उसका कॉज इनवर्स ले लो, दिस विल बी द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्शन है एक वेक्टर ए की, एक मिनट भाई, आपके पास जो है प्रोजेक्शन अब a अपॉन b होती है या b अपॉन a होती है, इन दोनों के केस में यू हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अपॉन b आपके पास इस फॉर्म में आती है, b अपॉन a आपके पास इसका ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूलाज आपको थोड़ा रिकॉल करने पड़ेंगे, इनकी जो डेरिवेशन थी ये मैंने आपको क्लास में कराई, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो सिंपली इन फॉर्मूलाज, अगर आपको ये फॉर्मूलाज आते हैं, कैलकुलेशन इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। सिंपली इसमें डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है,
डॉट प्रोडक्ट आपने निकालना है, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है और वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये वेक्टर प्रोजेक्शन के फॉर्मूलाज हैं, इनका जवाब अगेन एक वेक्टर ही आता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज और मैग्नीट्यूड का नॉलेज हो तो यू कैन आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। हमारे पास उसके बाद आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास ये भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है और इसका जवाब आपके पास हमेशा एक वेक्टर आता है। अगर आप एक वेक्टर u है आपके पास और एक वेक्टर v है और आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ज्योमेट्रिकली इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u and v is a vector which is perpendicular to both vector u and v, ठीक है। इसको algebraically कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैलकुलेट आप ऐसे करते हैं एक्सक्यूज हाँ जी, अच्छा कैलकुलेट आप ऐसे करते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है और इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो जो होती है वो इन स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट वेक्टर्स पर मुश्तमिल होती है और जो बाकी दो रोज होती है वो वेक्टर u और वेक्टर v के कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट करती है। इस डिटर्मिनेंट को आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है इसकी। तो सिंपली आपने करना क्या है, दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का कहा गया है तो ये डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना है जिसमें पहले यूनिट वेक्टर्स होंगे, सेकंड में पहले वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, थर्ड में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, ठीक है। और एक और नोट कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं मतलब उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। आपका कोई सवाल हो आज के रिवीजन से रिलेटेड? रिवीजन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो? नो मैम। शुक्र है जान छूटी है ना, मैम शुक्र करें सर। जी जी ये टेंस लगा देंगे, आज मैं बहुत लेट ज्वाइन। बस बेटा जी तुम लोगों रे रहा मैं अब क्या कहूँ, बहुत तंग किया हुआ। 2 मिनट्स है। अच्छा मैम बस 2 दिन रह गए। एक मिनट रुके भाई। मैम महक की भी देख लीजिएगा। अच्छा तो अच्छा भाई और किसी का कोई सवाल हो आज की क्लास से रिलेटेड या एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? ये फाइनल पेपर की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। कल अगली क्लास जो होगी ना, जो कल हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको जो टॉपिक रिवाइज कराऊंगी उसमें से कुछ आप क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो रजिस्टर वगैरह लेकर बैठिएगा। कल 3:30 हमारी क्लास है और उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारी मंडे को एक क्लास है, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। चलें भाई, गुड लक। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है और थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।